क्या हुआ? कि अभियुक्त व्यक्ति को कब अभियुक्त व्यक्ति को भर्त्सना का लाभ दिया जा सकता है? भर्त्सना का लाभ या एडमोनिशन का लाभ कब दिया जा सकता है? बेनिफिट ऑफ एडमोनिशन कब दिया जा सकता है? है ना, प्रैक्टिकली पूछेंगे आपसे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है तो आपको ऑब्जेक्ट वगैरह सब बताया हुआ है ना। लिख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति, देखो या तो आप इसको सीधा लिख दो या फिर टुकड़ों में लिख लो। जैसे आप लिख दो कि टुकड़ों में लिखना चाहो तो जब कोई व्यक्ति पहला भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 379, 380, 381 आईपीसी, 381, 404, 420 आईपीसी या या भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से दंडनीय किसी अपराध में दोष सिद्ध पाया गया है। पहला पॉइंट ये तो हो गए वो अपराध जिनमें बरसना पर दिया जाए। 2 वर्ष, हाँ 2 वर्ष से अनधिक से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है। दूसरा, जिसके विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य नहीं। तीसरा, मामले की परिस्थितियां और न्यायालय की राय में न्यायालय की राय में मामले की परिस्थितियां अपराध की प्रकृति और अपराधी का पूर्ववर्त अपराधी का पूर्ववर्त जिसमें उसकी आयु और चरित्र
शामिल है। न्यायालय की राय में मामले की परिस्थितियां, अपराध की प्रकृति और अपराधी का पूर्ववर्त जिसमें उसका आयु और चरित्र भी शामिल है, ध्यान में रखते हुए दंडित करने दंडित करने या धारा 4 में सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय भर्त्सना पर या चेतावनी देकर छोड़ सकता है। चेतावनी देकर के छोड़ सकता है। पूर्व 2 सिद्धि में इंक्लूड। अगर आपसे पूछा नहीं जाए तो जबरदस्ती मत लिखाना कि ये धारा 4 पूर्व 2 सिद्धि में आएगी। 3 और 4 का लाभ पहले भी दिया गया है तो पूर्व 2 सिद्धि में आएगी, है ना। वो केवल आपसे ये पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को भर्त्सना का लाभ कब दिया जा सकता है। तो आपने ये पॉइंट लिख दिया ना। है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्या अभियुक्त व्यक्ति को सदाचार, दोष सिद्ध व्यक्ति को, अभियुक्त क्यों लिखो, दोष सिद्ध व्यक्ति को सदाचार का सदाचार की परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है? यदि हां तो कब? यदि हां तो कब? उत्तर लिखिए। आंसर कि न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध करने के पश्चात अभियुक्त को दोष सिद्ध करने के पश्चात दंड के बिंदु पर सुनने से पूर्व उसे सदाचार की परीक्षा पर छोड़ सकता। छोड़ सकता है यदि डैश अपराध, मृत्यु,
और या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। और दूसरा, जिस न्यायालय ने उसे दोषी पाया है, जिस न्यायालय ने उसे दोषी पाया है, उसकी राय है कि मामले की परिस्थिति, अपराध की परिस्थिति, और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान में रखते हुए पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट, सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ना। समझी ने तो वह दंडादेश देने के बजाय निर्देश देगा, दंडादेश देने के बजाय निर्देश देगा कि नेक्स्ट, कि अभियुक्त को प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र पर जो 3 वर्ष की कालावधि का हो सकता है, 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि का हो सकता है, छोड़ दिया जाए। और ऐसी कालावधि के दौरान न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर, यानी आहूत का मतलब बुलाए जाने पर, न्यायालय में उपस्थित होगा और न्यायालय में उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा। और परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या बरसना और परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति, दोषित व्यक्ति से न्यायालय
कोई राशि संदत करने के लिए आदेश दे सकता है? यदि हाँ, तो संदत की जाने वाली राशि, यदि हाँ, तो संदत की जाने वाली राशि का प्रयोजन बताइए। धारा 5 लिख लीजिए कि जब न्यायालय धारा 3 या 4 के अधीन अपराधी को छोड़ने का निर्देश देता है, जब धारा 3, 4 के अधीन अपराधी को छोड़ने का निर्देश देने वाला न्यायालय अतिरिक्त आदेश दे सकता है, कि वह ऐसी राशि संदत करे जो डैश पहला अपराध के पीड़ित व्यक्ति की हानि या क्षति के लिए इतना प्रतिकर हो जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझे, जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझे। और दूसरा अभियोजन व्यय, दूसरा प्रोसिक्यूशन कॉस्ट या अभियोजन व्यय के लिए युक्तियुक्त समझता है, प्रोसिक्यूशन व्यय के लिए युक्तियुक्त समझता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि क्या लिखिए, प्रॉब्लम बना करके लिखिए कि एक्स एक 20 वर्ष का युवक है जिसे न्यायालय ने छल के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है। क्या न्यायालय एक्स को परिवीक्षा का लाभ देने के बजाय दोष सिद्ध कर सकता है?
देने के बजाय दोष सिद्ध कर सकता है। सेक्शन 6 को पढ़ करके बताओ क्या उत्तर होगा। पढ़ो पहले, है नहीं क्या? नहीं करेगा जब तक अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों से उसे प्रतीत नहीं होता कि 3 और 4 के दिन से लाभ दिया जाना चाहिए। अगर करेगा तो कारण मेंशन करेगा। लिखिए उत्तर, आंसर कि सामान्यतः यह नियम है। उसका रेफरेंस देते ना, जैसे वो 4 का रेफरेंस दे देना और उसमें 5 का रेफरेंस दे देना। हमने उन उत्तरों में रेफरेंस नहीं दिया ना शायद। हाँ, 5 वाले में रेफरेंस दे देना 5 का, और 4 वाले में 4 का रेफरेंस दे देना, है ना। लिखिए सामान्यतः यदि 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति आजीवन कारावास के सिवाय अन्य कारावास से दंडनीय अपराध अन्य दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, सामान्यतः 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से अन्यथा कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय उसे धारा 3 और 4 का लाभ देगा। परंतु न्यायालय का यह समाधान है कि मामले की परिस्थिति और अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र को ध्यान रखते हुए यह आवश्यक नहीं कि उसके साथ धारा 3 या 4 का व्यवहार किया जाए। और यदि न्यायालय उसे कारावास का दंडादेश देता है, यदि न्यायालय उसे कारावास का कोई दंड देता है तो वैसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।
फिर नेक्स्ट लिखिए कि क्या न्यायालय परीक्षा की शर्तों में फेरफार कर सकता है? परीक्षा की शर्तों में फेरफार कर सकता है? उत्तर लिखिए। यदि किसी परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर इसका रेफरेंस दे देना, सेक्शन 6 दे दिया ना, कि यदि परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय किसी अपराधी को जिसे धारा 4 के अधीन परीक्षा पर छोड़ा गया है, यह राय है कि परीक्षा की शर्तों में अपराधी या जनता के हित में परीक्षा की शर्तों में अपराधी या जनता के हित में फेरफार किया जाना आवश्यक है, तो वह बंद पत्र की अवधि को घटा सकता है या बढ़ा सकता है? लेकिन यह अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या अतिरिक्त एडिशनल कंडीशन इंपोज कर सकता है। अतिरिक्त शर्तें इंपोज कर सकता है। सेक्शन 8 पीओ एक्ट है ना। सर ये फैक्ट का रेफरेंस अपन स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते क्या, लास्ट में लिखते हैं? अरे वहां इतनी जगह कहाँ मिलेगी आपको, शब्दों की भी सीमा मिलेगी आपको आरपीएससी में। तो इस प्रकार से आप लिखते हो तो ये शब्द उसमें काउंट नहीं होते। फिर लिखिए नेक्स्ट का ब्लैक पेन क्या है? क्या। ब्लैक पेन से लिख कर है क्या? ना ना ऐसा कुछ भी नहीं, ब्लैक और ब्लू जो मन करे उससे लिख लो। है हाईलाइट 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 मत करना, ना ना बिल्कुल मत करना। दिस इज आइडेंटिफाई मार्क्स, नंबर कटेंगे। ब्लू से चाहे हाईलाइट कर दो, ब्लू से लिख रहे हो तो कहीं जरूरत है तो लाइन खींच दो, लेकिन पेनों को सेम कलर, कलर चेंज मत करना, या तो ब्लू या फिर ब्लैक, है ना।
फिर आ जाइए नेक्स्ट। यदि दो सिद्ध व्यक्ति को सेक्शन 4 में सदाचार की परीक्षा पर छोड़ा गया है और वह व्यक्ति बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है और वह व्यक्ति बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा? ठीक, फिर लिखिए आंसर कि जब वह न्यायालय जिसने अपराधी के संबंध में वह न्यायालय जिसने अपराधी के संबंध में धारा 4 का आदेश पारित किया है परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा क्या है? विश्वास करने परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा विश्वास करने का कारण है कि अपराधी द्वारा दिए गए बंद पत्र या बंद पत्रों की शर्त का उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया है तो न्यायालय उसे और प्रतिभू को समन जारी करेगा और यह अपेक्षा करेगा कि समन में विनिर्दिष्ट समय पर न्यायालय में उपस्थित दूसरा कि न्यायालय में उपस्थित अपराधी की सुनवाई न्यायालय में उपस्थित अपराधी की सुनवाई करेगा और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है
कि उसने शर्तों का उल्लंघन किया है तो वह तत्काल, गैस करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बना दो या वो लिख दो, तत्काल ए, या ए पॉइंट बना दो, तत्काल मूल अपराध से दंडित करेगा या असफलता प्रथम बार है तो 50 रुपए की शास्ति, 50 रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। ये आरजेस में आया हुआ, अभी ये आरजेस मेंस में आया हुआ है ना, सेक्शन 9। पर इसमें भी तो ऐसे तो 50 रुपए से अधिक से बेचो। अब आप ये कहोगे कि 50 रुपए में क्या फर्क पड़ता है। अब आप ये सोचो 1958 में 50 रुपए कितने थे, नहीं? फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ऐसा कॉलोनी में वारंट जारी करवाना, क्या? गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवा जब शर्तों का ऐसा अनुपालन कर सकते। देखो, प्राइमा फेसिक सम्मन जारी करता है और सम्मन में नहीं आए तो वारंट जारी होता है ना? तो आपने कोई सी भी एक आदेशिका लिख दी सफिशियंट, है ना? नेक्स्ट लिखिए। क्या किसी व्यक्ति को धारा, किसी अपराधी को धारा 4 या 3 या 4 का लाभ दिया गया है उसे दोष सिद्धि के पश्चात दिया गया है, उसे दोष सिद्धि से संलग्न निर्यकता यानी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच, निर्हरता, लागू होगी। उत्तर लिखिए कि धारा नहीं, उत्तर लिखिए नहीं, कि धारा 12 पीओ एक्ट प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी पाया गया है, कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी पाया गया है और उसे धारा 3 या 4 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाती है, तो ऐसी
विधि के अधीन अपराध अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न यदि कोई हो, डिस्क्वालिफिकेशन या निरहता से ग्रस्त नहीं होगा। से ग्रस्त नहीं होगा। सेक्शन 12 का आपने रेफरेंस क्या सेक्शन दे रखा है, ग्रस्त नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए, परवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य बताइए। ना ना ना, क्वेश्चन जो पूछा है वो बिल्कुल परवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य बताइए। लिखिए कि परवीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। परवीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला कि अपराधी की सामाजिक रिपोर्ट, सोशल रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें अभियुक्त की परिस्थितियां, घर का माहौल, ठीक है, आदि तथा न्यायालय की सहायता करने की दृष्टि से न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, उसके पर्यवेक्षण के अधीन, उसके सुपरविजन, पर्यवेक्षण के अधीन, उसके पर्यवेक्षण के अधीन पर्यवेक्षाधीनों का पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षाधीन यानी प्रोबेशनरों का, है ना, पर्यवेक्षा है ना, दीन पर्यवेक्षाधीन पर्यवेक्षकों का पर्यवेक्षण करना और उनके लिए नियोजन ढूंढना। नियोजन ढूंढना, है ना। नेक्स्ट कि न्यायालय द्वारा आदिष्ट प्रतिकर और खर्चों के संदाय के लिए, द्वारा आदिष्ट प्रतिकर व खर्चों के संदाय के लिए, खर्चों के संदाय में चोरी अपराधियों को सलाह या सहायता देना।
तथा धारा 4 के अधीन परीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों को सहायता या सलाह देना हाँ सहायता व सलाह देना और अन्य कर्तव्य जो विहित किए अन्य कर्तव्य जो विहित किए ठीक है। अब ये ठीक है, बाकी जो इसके एक आधा क्वेश्चन बच गया वो इस पेपर में दिया हुआ है, तो शाम को हम क्या करेंगे इस पेपर के साथ डिस्कस कर लेंगे। जो सीआरपीसी के बच गए जो क्वेश्चन हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, है ना। और रही कल से हम सीआरपीसी की ट्रायल करेंगे और दूसरा राजस्थान एक्साइज एक्ट देखेंगे। मॉर्निंग के अंतर्गत हम है सीआरपीसी का पेपर आज इवनिंग में सिलेक्ट करेंगे ना 6:15 बजे, है ना। उसको शाम को डिस्कस करते हैं।